Okay, so good evening and welcome to the first lecture of chapter Light, Reflection and Refraction. Okay, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और प्रैक्टिकल चैप्टर है, पढ़ने में भी मजा आएगा और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर्स तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं और साथ साथ डायग्राम्स हैं। जैसे मैग्नेटिज्म है, उसमें भी डायग्राम है जनरेटर का, मोटर का, ठीक है, उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग, नॉट यू कैन से अ लिटरल डायग्राम। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रे डायग्राम्स हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है ताकि हम प्रॉपर रे डायग्राम्स ड्रॉ कर सके। तो जैसे कि मैंने बोला था कि जो टॉपर्स की आंसर शीट्स हैं, क्या आपने देखा, उसको एक्सेस मिल पाया? ओके, उसमें साइंस का देखा, या तो उसमें अब गौर कीजिएगा, जो लाइट चैप्टर के है ना, जो मींस डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे टॉपर्स लिखते हैं। ठीक है, आप देखिएगा उनके डायग्राम्स, उनकी रेज, जो मैं बताता हूं चैप्टर्स में कि इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। इवन असाइनमेंट में देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, जब हम रेज को पढ़ेंगे, लॉस को पढ़ेंगे। कहां तक स्कूल में कवर हो गया है ये चैप्टर? मतलब एक लमसम आइडिया कि आप मिरर्स कंप्लीट हो गए या आगे यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स यानी मिरर्स को, तो रे डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करवाया उन लोगों ने, रे डायग्राम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए। ओके, देखो मैं आपको बताऊं, जनरली यही होता है कि मैं जब न्यूमेरिकल्स दूंगा ना, तो कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो आपको रे डायग्राम उस पर बेस्ड बनाना होगा, क्योंकि ऐसे पिछले सालों में क्वेश्चंस दिखे हैं बोर्ड एग्जाम में। रे डायग्राम को प्रॉपर ड्रॉ करना, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल से पता लगाना है, फिर उसके बाद रे डायग्राम से पता लगाना है, या फिर सेपरेटली, मींस कोई सी भी कंडीशन दे सकते हैं, क्योंकि अब एक ही बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो ये जनरली जो है 5 मार्क्स में आता ही आता है, अगर रे डायग्राम आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको माइंड में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लाइट। ठीक है, देखो लाइट की अगर हम बात करें, लाइट क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस यूनिवर्स में देखो, अगर आप ध्यान से अगर देखो मोटे मोटे तौर पे, तो इस यूनिवर्स में दो ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एक होता है मैटर, एक होता है एनर्जी। दो चीज है, हालांकि एंटी मैटर भी होता है, हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे, हम मोटे मोटे तौर पे देख रहे हैं। तो मैटर एग्जिस्ट करता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस एंड व्हिच कैन सेंस, यानी जो अपने सेंस यू कैन से ऑर्गन से सेंसेशन कर सकता हूं उन चीजों का। यानी आप जो है उनको, जैसे मान लीजिए, या तो देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं या सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, तो उनसे वो परसीव हो रहा हो, तो वो मैटर होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। लेकिन ये मैटर बेकार है बिना एनर्जी के, तो इसीलिए एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड होती है मैटर से। इसीलिए ये कहा जाता है कि यूनिवर्स जो है वो एक मैटर एनर्जी कॉम्प्लेक्स है, मैटर एनर्जी कॉम्प्लेक्स है। आप कुछ भी देखो, कोई भी एक पंखा भी टंगा हुआ है, वो मैटर है, उसके पास एनर्जी है, इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी है। एक पंखा चल रहा है, उसके पास वो मैटर है, उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कोई भी एनर्जी है। तो जब ये यूनिवर्स बना था ना, तो एनर्जी वहां से स्टार्ट हुई, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट 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 ट्रांसफॉर्मेशंस लेते चली गई। ग्रेविटेशनल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ओके, 20 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जीज, मैकेनिकल एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जीज। तो लाइट भी उसी एनर्जी, उन्हीं एनर्जीज में से एक एनर्जी का फॉर्म है। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प्स अस इन सेंसेशन ऑफ लाइट।
इन सेंसेशन ऑफ लाइट, सॉरी, इन सेंसेशन ऑफ साइट। मतलब ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में हेल्प करती है, ठीक है, ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें सुनने में हेल्प करती है, दैट साउंड एनर्जी, जैसे हम सुन पाते हैं। तो दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में हेल्प करती है वो कहलाती है क्या, लाइट, ठीक है। और थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो हमें यह पता चलता है कि ये जो लाइट है, इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये लाइट है, यानी ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं और ये कंबाइन करके व्हाइट लाइट दे रहा है, यानी व्हाइट लाइट जो है वो इन कलर्स का कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली यहां पे जो हम लाइट की बात करेंगे और जनरली जो हम करते हैं, तो किसकी बात करते हैं हम, विजिबल लाइट की। लेकिन क्या आपको पता है लाइट इनविजिबल भी होती है? यहां पे जो हम देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, विजिबल लाइट। डू यू नो दैट लाइट इनविजिबल भी होती है? अच्छा, कैसे? जैसे एग्जांपल, एनी एग्जांपल फॉर दैट? या टेल मी। वेरी गुड। यस, अगर हम बात करें, यस वेरी गुड, एक्सेलेंट। अच्छा, ये कहां कैसे पता चला आपको? वेरी गुड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये लाइट, ठीक है। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जिसमें हमारे गामा रेज भी आते हैं, एक्स रेज भी आते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसी में हमारा विजिबल लाइट भी आता है। तो जैसे ये लाइट है, दिस इज यू कैन से इनविजिबल लाइट, तो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक विजिबल लाइट है, ठीक है। और जिसमें ये मींस आप देख रहे हो कि रेड से लेकर क्या, दैट इज वॉयलेट, ठीक है, ये रेंज है विजिबल लाइट की। और जब कंबाइन करती है, इट गिव्स व्हाट, अ व्हाइट लाइट, ओके। और ये जो विजिबल लाइट है, अब हम किसकी बात करेंगे, विजिबल लाइट की। तो विजिबल लाइट का क्या ऐसा नेचर होता है, डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर होता है, ठीक है। मींस इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज फोटॉन्स, एंड इट ट्रेवल्स ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो इसका डुअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल भी नेचर होता है। इसीलिए इट डजंट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल, इट डजंट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये स्पेस में भी, खाली जगह जहां वैक्यूम है वहां भी ट्रेवल कर जाएगा, क्योंकि एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत है, तो इसके पास अपना खुद पार्टिकल है। इसलिए इसको जरूरत नहीं है कि किसी मीडियम की, मीडियम होगा तब भी ट्रेवल करेगा, मीडियम नहीं होगा तब भी ये ट्रेवल करेगा। एंड इट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रेवल इन अ straight line. Okay, and in vacuum speed is about 299,798
492 meter per second. That is approx 3 lakh meter per second. This is the speed of light. Okay, that will be around 3 into 10 to the power 8 meter per second और 3 into 10 to the power 5 किलोमीटर पर सेकेंड. लेकिन जनरली क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि जैसे वैक्यूम में है तो 3 दैट इज 3 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड हो गया. वेट अ सेकेंड बेटा. ओके तो जनरली हम बोल देते हैं कि मींस जो लाइट है उसकी स्पीड है एयर में 3 into, हालांकि एयर में अगर आप मींस देखिएगा तो वो और कम होगी, ठीक है, बट एक अप्रॉक्स बोल देते हैं 3 into 10 to the power 5 किलोमीटर पर सेकेंड या 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. एनी डाउट? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में. ये तो था हमारा लाइट का इंट्रोडक्शन, ठीक है. नाउ कमिंग टू द चैप्टर एंड द टॉपिक इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Okay, reflection of light. Now reflection of light simply means bouncing back of light, means the phenomenon कितने हो गए ना the phenomenon of bouncing back of light, okay, in the same medium, in the same medium after striking or on striking the surface, on striking the surface of any object is called reflection of light. उसको हम लाइट का रिफ्लेक्शन बोलेंगे. ठीक है, जैसे यहां पे दिख रहा है तो देखो यहां पे ये ऑब्जेक्ट है तो लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से. ऑब्वियसली यहां पे ये ऑब्जेक्ट अपनी लाइट भी प्रोड्यूस कर सकता है या फिर यहां पे कोई बल्ब लगा हुआ है उसकी लाइट आ रही है और ये ऑब्जेक्ट उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये देखो लाइट रेज आ रही हैं और ये बाउंस बैक कर रही हैं उसी मीडियम में. सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दैट विल बी कंसिडर्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके अब आगे बढ़ते हैं. अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की सो इट इज ऑफ टू टाइप्स. एक रिफ्लेक्शन जो कि स्मूथ सरफेस पे होता है और एक रिफ्लेक्शन जो एक रफ सरफेस या फिर अनइवन सरफेस पे होता है. स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? Spec means what is spec? Specular. Are you means guessing or you have learned this term? Okay, means that is called regular reflection. एंड रफ सरफेस भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इररेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. अब देखो फर्क क्या है. मान लो ये एक स्मूथ सरफेस है और ये एक रफ सरफेस है.
एक रफ सरफेस है। अब देखो, अब जब लाइट बीम आएगी, ठीक है, तो दैट विल फॉल पैरेलल ऑन द सरफेस, ओके, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ बीम, इन द फॉर्म ऑफ बीम, ओके। और जो रफ सरफेस है उस पे भी जब लाइट फॉल करेगी, तो दैट विल फॉल व्हाट, पैरेलल टू द सरफेस, okay, this will be the case. But what is the difference, where the difference is coming? Because here you will say that light which is incident, the beam which is incident, those are parallel to each other. But what is going to happen in smooth, or you can say regular reflection? The reflected beams are also, yeah, reflected rays are also parallel to each other. But in irregular, what is happening due to uneven surfaces, the reflected rays, they are not parallel to each other. Understanding the point? So what is happening? These are the incident rays which are parallel, and these are the reflected rays which are parallel. And here the incident rays, they will be parallel, and the reflected rays, they will be non-parallel. This makes this a regular reflection, this makes this an irregular reflection. So the difference lies on the surface, means there will be smooth surface, there will be an you can say rough surface, and the reflected rays will be parallel in the regular reflection, the reflected rays will be unparalleled, you can say, in the, that is the irregular reflection or the diffuse reflection. Any confusion from this? Then we can proceed further. Okay, now coming to the next topic, that is laws of reflection of light. Laws of reflection of light. Okay. Okay. Now coming to the laws of reflection of light, we know that there are two laws. Okay. Suppose this is a reflecting surface. Suppose this is a mirror. This is the aperture, that is M and M dash. Okay. And the imaginary ray which is perpendicular to the surface, it is considered to be the normal. Okay. Now, there will be a ray which will be incident to the surface, and it will hit here where the normal is intersecting with the surface, and this ray will be considered as incident ray, and there will be a reflected ray which will be coming out from that normal point only, and this will be considered as reflected ray. Okay, now the angle between normal and the incident ray, that is considered to be the angle of incidence, and the angle between the normal and the reflected ray, that is considered to be the angle of reflection. Angle of reflection. Okay, so what our law says, that incident ray, normal,
reflected ray all lie in same plane. All lie in same plane. अब देखो सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ? जनरली देखो क्या होता है जब हम डायमेंशंस को लेते हैं, ये हो गया एक्स डायमेंशन, एक्स रे, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड, और ये तीनों एक दूसरे को क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स वाई, 3 डायमेंशन। ठीक है, अब जैसे मान लो ये दिख रहा है, अब ये क्यूब है। ठीक है, अब ये क्यूब है, तो देखो यहां पे इसके सरफेसेस है। अब ऐसे समझो, मान लो ये क्यूब हमारा है, या इसमें और क्लियर हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं, ये है। ठीक है, तो ऐसे समझो, ये देखो ये हमारा वाई एक्सेस हो गया। ठीक है, वाई, ये हमारा हो गया एक्स, और ये हो गया हमारा जेड। 3 डायमेंशन हो गया, जेड, वाई और एक्स। दिख रहा है 3 डायमेंशंस। ठीक है, अब देखो यहां पे ये y है और ये x है, तो ये x और y मिलके ये पूरा एक्स वाई प्लेन बना रहा है। देख रहा है, ये एक्स वाई प्लेन बना रहा है। मींस ये जो x डायमेंशन है, y डायमेंशन, ये मिलके पूरा ये एक्स वाई प्लेन बना रही है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे यही कह रहा है कि, यहां पे ये कह रहा है कि अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में रहेगा और रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में रहेगी। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बात समझ में आ गई? दिस फर्स्ट लॉ। ये नहीं है कि एक्स वाई में इंसिडेंट रे आ रही है और वाई जेड में निकल रही है, ऐसा नहीं होगा। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अच्छा ऑनेस्टली बताओ बेटा, ये जो इस सेंटेंस का मतलब है, ये विजुअलाइजेशन इससे पहले था? ऑल लाई इन सेम प्लेन याद तो करते थे, रटते तो थे बचपन से, 7th क्लास से, 8th क्लास से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। ये एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही प्लेन, और प्लेन इज मेड बाय 2 डायमेंशन। तो अगर एक्स वाई प्लेन में इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में होगा और रिफ्लेक्शन भी एक्स वाई प्लेन में होगा, उसका प्लेन चेंज नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस will always be equal to angle of reflection. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस will always be equal to angle of reflection, whether it is rough, whether it is smooth. अब समझ में नहीं आता कि स्मूथ में तो समझ में आ रहा है, चलो रफ में कैसे? जैसे यहां पे एक लाइट रे आ रही है, ये ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी लाइट रे ऐसे दूसरी लाइट रे ऐसे आ रही है, वो ऐसे जा रही है। तो यहां पे कैसे? ये तो अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है रिफ्लेक्शन, और इसका ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो इसको भी समझते हैं। अगर तुम सिर्फ इस लाइट रे को देखो, ठीक है, इसका नॉर्मल इस पे लाई करेगा यहां पे, तो इसका ये जो एंगल आई होगा ये इसके एंगल आर के बराबर होगा। अगर तुम दूसरी वाली रे को देखोगे तो इसका नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल यहां टच करेगा ना, यहां पे वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे, इसका नॉर्मल यहां होगा। तो ये जो एंगल आई होगा ये इस आर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सरफेस हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एनी डाउट? नहीं तो फिर अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। Okay. Now coming to the next, that is characteristic
of image formed by a plane mirror. Formed by a plane mirror. अब देखो प्लेन मिरर क्या होगा? प्लेन मिरर वो मिरर होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा। ये हमारा क्या है? दिस इज अ फ्लैट मिरर। ठीक है, ये एक फ्लैट मिरर है। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, और ये मिरर जनरली बनाया कैसे जाता है? ग्लास लेते हैं, ये हो गया ग्लास। उसके बाद सिल्वर की कोटिंग करते हैं। ये सिल्वर ही है जो उसको मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो फिर सिल्वर की क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर कलर, ऑरेंज या रेड इस टाइप का एक कलर कर देते हैं ताकि ब्लॉक करने के लिए कंप्लीट। ठीक है, ये कलर यूज करते हैं। नाउ इट इज अ प्लेन मिरर। और देखो, ये तो प्लेन मिरर है, लेकिन आपने देखा होगा, आप अपने स्कूल में गए होंगे, नोटिस बोर्ड सामने लगा हुआ है। आप जाके अगर उस नोटिस बोर्ड में आगे शीशा लगा हुआ है तो उसमें आपकी इमेज दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो शीशा लगा हुआ है उसके पीछे एक समझ लिए कपड़ा लगा होता है या बोर्ड लगा होता है जिसमें हम पिन करते हैं नोटिस को। तो क्योंकि उसके बैक में है तो ऐसा कोई मोमेंट आता है जहां पे वो जो हमारा रिफ्लेक्शन है, जो रेज हैं, वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर मैक्सिमम हम तक पहुंच रही है, हमारे आई तक पहुंच रही। क्यों? क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं वो तभी देख पाते हैं जब उस पर लाइट रेज पढ़ के रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज तक आ जाए, हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। दिस इज अ कॉमन कॉन्सेप्ट, दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट। जैसे मिरर होता है, आप मिरर में देखते हो तो उस मिरर में आपको एक कार भी दिख रही होती है पीछे, आप देखते हो अच्छा वो कार उधर जा रही है, आपसे मिरर में देख रहे हो, क्योंकि उस कार पे से आने वाली लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट करके आपके आईज तक आ रही है। तो जहां से वो लाइट रे आती हुई दिखेगी वहीं पे वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? कार तो उस मिरर के अंदर नहीं होती ना, लेकिन उस कार की इमेज आपको दिख रही है वहां पे, वो कार वहां पे दिख रही है। क्यों? क्योंकि कार से आने वाली जो रेज है वो रिफ्लेक्ट वहीं से करके आ रही है। मान लीजिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये तो मेरे हाथ में, लेकिन इस पे जो लाइट रेज, अभी लाइट की जो रेज है वो पड़ रही है, फॉल कर रही है, कैमरा परसीव कर रहा है, फिर ये डिजिटली कन्वर्ट होके आपके कैमरे तक जा रहा है और आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो। ठीक है, किसी तरीके से मैं क्या करूं, जादू करूं और कुछ भी करूं, और ये जो लाइट रे फॉल ये कर रही है यहां पे, ठीक है, मैं इसको यहां पे ब्लॉक कर दूं और ये लाइट रेज में आपका कोई विंडो है घर का, वहां से मैं छोड़ दूं उसको और आप उसको देखो, तो ये जो क्यूब है ना, ये आपको उस विंडो पे दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि आप जहां बैठो, मान लो टेबल है, तो वो टेबल आपको वहां पे दिख रही है क्योंकि लाइट रे उस पे जो फॉल हो रही है वो वहां से आपकी आंख तक आ रही है। किसी तरह से उस पे पड़ने वाली लाइट आपकी दूसरी जगह से आए तो वो टेबल आपको वहां पे दिखाई देगी। जरूरी नहीं कि वो ऑब्जेक्ट वहां पे हो, लेकिन उसकी इमेज वहां से दिखाई देगी। इसीलिए इनविजिबल होने के लिए क्या करते हैं, जो जो तिगड़म लगाए जा रहे हैं कि इनविजिबल किसी तरह से हो जाए। आप देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं और अगर आप रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसा मटेरियल है जो बनाया जा रहा है, जो लाइट उस पर फॉल कर रहा है तो वो रेस को इधर उधर क्या कर दे रहा है, डिफ्रैक्ट कर दे रहा है, वो आइस तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो जब आइस तक पहुंच ही नहीं पा रहा, वो चीज इनविजिबल हो जाएगी सामने होते हुए। यानी ये है, इस पे जो लाइट रे यहां से आ रही है, इस लाइट रे को मैं आपकी आंख तक आने ना दूं तो ये आपको दिखेगा ही नहीं, होते हुए भी नहीं दिखेगा। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट ये भी है टाइम मशीन का कि कैसे हम टाइम मशीन, जैसे मान लो महाभारत हुई थी, अब आप जानना चाहते हो कि महाभारत में क्या हुआ था। अब ये बताओ, ये जो लाइट ट्रेवल करती है, क्या लाइट डिस्ट्रॉय हो जाती है?
नहीं होती ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो याद करो जब महाभारत हुई थी तो उस वक्त जो सूरज की रोशनी पड़ी होगी अर्थ पे, तो वो रिफ्लेक्ट करके स्पेस में गई होगी, यस और नो? अब मान लो ये, इसको रेस समझो, ये उस जमाने की रेस है जो ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल कर रही है, अभी भी ट्रेवल कर रही है स्पेस में। ठीक है, किसी तरीके से आप अपनी स्पीड ऐसा कर दो, कुछ ऐसा करो, कुछ कैलकुलेशन करो कि आप जो है इससे आगे निकल के यहां पे खड़े हो जाओ। तो जब ये लाइट रे आपकी आई में फॉल करेगा, ये बताओ पूरा सीन आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? विजिबल होगा। ठीक है, तो ये है मींस, ये है कॉन्सेप्ट विजिबिलिटी का, और उसको विजिबल कर सकते हैं। हाँ, ये है कि उसकी स्पीड से आगे निकल के हजारों साल पहले सारी चीजें हुई और आप उस पास्ट को देखना चाहते हो, तो अपने आप को ऐसा कन्वर्ट कर दो, इन चीजों में कन्वर्ट कर दो कि आपकी, या फिर ऐसे मशीन से आगे पहुंच जाओ कि वो जो हजारों साल पहले से जो रेज चली गई है स्पेस में, उनके आगे निकल के जाके बस वहां बैठ जाओ, तो वो रेज जब आपकी आंख में फॉल करेंगी तो वो उन इमेजेस को आपको विजुअलाइज कराएंगी जो पहले थी। एंड दिस कैन बी पॉसिबल। ओके, तो यहां पे वही चीज है कि मिरर क्या है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, द रिफ्लेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स लाइक दिस। ओके, तो अब जो इमेज फॉर्म होगा, जैसे यहां पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउ दिस इज इमेज, तो यहां पे हम पहला पॉइंट लिखते हैं कि जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। देखो, इमेज जो फॉर्म होती है, जो हम मिरर में देखते हैं, वो वर्चुअल है, क्योंकि हम उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, रियल इमेज, इज इट विजिबल? आई थिंक इट मे बी टू स्मॉल, बट दिस इज रियल इमेज। ठीक है, तो मैं आपको रियल और वर्चुअल इमेज का एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आज। ये कॉनकेव मिरर हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स में। ठीक है, अब देखो यहां पे जो रेज एक्चुअली आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, यहां पे भी रेज, जो एक्चुअल रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, और एक्चुअली वो मीट कर रही है। अब जैसे ही आप एक स्क्रीन, कुछ भी, एक पेपर, एक पर्दा, एक वॉल, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे उस दीवार को रख दोगे, उस पर्दे को रख दोगे, तो ये इमेज दिखाई देगी। तो ये देखो, रियल रेज जो रिफ्लेक्ट करके आ रही हैं वही मीट कर रही हैं, वही इमेज क्रिएट कर रही है। ये क्या हो गया, रियल इमेज। और ये स्क्रीन पे आपको मिलेगा। देखो, होता है ना, सिनेमा में देखते हैं तो देखो पर्दा लगा होता है, उसके ऊपर इमेज हो रही होती है, तो वो रियल इमेज है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। अब आप कहेंगे हमारी आई में भी रियल इमेज बनती है, आप कहेंगे सर हमें तो सीधा दिख रहा है। वो हमारा ब्रेन क्या करता है, उसका परसेप्शन दिखाता है, आपको सीधा करके दिखाता है। सिनेमा हॉल में भी आपको क्या होता है कि वो उल्टी इमेज आ रही होती है, लेकिन उसको सीधा करके स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं, वो रियली इमेज होती है। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, रियल रेज आ रही हैं और रिफ्लेक्ट कर रही हैं, रियल रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं, लेकिन जो इनका मीटिंग पॉइंट है वो वर्चुअल है। देखो, इट्स नॉट द रियल मीटिंग पॉइंट, इट्स अ वर्चुअल मीटिंग पॉइंट। और इसलिए इस वर्चुअल पॉइंट को आप ऑब्टेन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो वर्चुअल है, आप उसको ऑब्टेन ही नहीं कर पाओगे स्क्रीन पे। इसलिए ये जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, वर्चुअल इमेज, और वो स्क्रीन पे नहीं आप ऑब्टेन कर सकते। और ये कैसी रहेगी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगी। लेकिन इसी प्लेन मिरर में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ऐसे सिचुएशन हम ला सकते हैं कि वर्चुअल इमेज जो है, समझ रहे हैं, मींस वो इन्वर्टेड भी बन जाए। यानी वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट, देखो जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, यानी इधर ये पॉइंट है, यहां पे ये पॉइंट है, सी दिस। ठीक है, यहां पे ये रबर है, यहां पे ये रबर है, दिस इज इरेक्ट इमेज। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, देखो इन्वर्टेड इमेज कहलाएगी। ऑब्जेक्ट सीधा है, ये उल्टा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे हम ये समझते हैं कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है।
ठीक है, तो मैंने बताया कि प्लेन मिरर में ही ऐसी हम सिचुएशन ला सकते हैं, हम प्लेन मिरर में भी रियल इमेज फॉर्म कर सकते हैं, रियल एंड इरेक्ट, बट दैट इज नॉट द कोर्स एंड दैट इज ऑल्सो सम हायर पार्ट एज यू कैन से, हम फॉर्म कर सकते हैं बट जनरली वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, सेकेंड वन, अगर यहां पे कैरेक्टरिस्टिक देखो, ठीक है, तो मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतने ही दूर इमेज होगी। ठीक है, सो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर will be equal to distance of image from mirror, that will be same। ठीक है, next one, see height, height will be same, means height of object will be equal to height of image। okay, next one, lateral displacement will be seen, lateral displacement। ओके, लैटरल डिस्प्लेसमेंट मींस देखो यहां पे जो ये टॉप है, यहां पे भी इसका टॉप रहेगा, जो बॉटम है वो बॉटम है, लेकिन यहां पे जो इसका लेफ्ट है वो देखो यहां पे इसका राइट बन गया। सी दिस, ये देखो लेफ्ट साइड ऑफ पेंसिल, यहां पे इसका क्या बन गया, राइट साइड ऑफ पेंसिल, राइट साइड ऑफ पेंसिल हैज बिकम लेफ्ट साइड ऑफ पेंसिल। ठीक है, इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सो लैटरल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी नॉट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी माय मिस्टेक, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हम स्लैब में पढ़ेंगे, लैटरल इन्वर्जन, सॉरी दैट इज लैटरल इन्वर्जन, इन्वर्ट हो गया। ठीक है भाई, मैंने कहा कुछ मैं गलत बोल, ठीक है, इन्वर्ट हो गया, यहां पे जो लेफ्ट था वो इसका राइट हो गया और जो यहां इसका राइट था वो इसका यहां पे क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। सो लैटरल इन्वर्जन इज सीन इन द इमेज। एनी डाउट? ठीक है, हाइट की जगह आप साइज भी मेंशन कर सकते हो, साइज जो ऑब्जेक्ट होगा वो साइज ऑफ इमेज के क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, अब जरा बताओ, अब मान लो ऑब्जेक्ट मिरर से 2 मीटर दूर है, तो ये बताओ इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी दूर होगी? इमेज ऑब्जेक्ट से 4 मीटर, यस, ठीक है, गुड। अच्छा, फिर से अब तो यहां पे ये चीज खत्म होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, लेकिन यहां पे देखो इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये हमें देखना है। ओके, देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, ओके इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ। ठीक है, चलो देखो अब क्या हो रहा है कि जब लाइट रेज आ रही हैं और वो बाउंस बैक कर रही हैं, ठीक है, मिरर से, तो ये जो रेज होती हैं ये वर्चुअली मीट करती हैं। ठीक है, तो जहां पे ये वर्चुअली मीट करती हैं वहां पे ये इमेज को फॉर्म करती हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक फाइनल रिवीजन है। ठीक है, सो इन दिस वे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दे आर गोइंग टू फॉर्म द इमेज। ओके, अब देखो जनरली जब हम यूज करेंगे तो 2 या 3 रेज को शो करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, लेकिन रियलिटी ये है, देख रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही 3 रेज आ रही हैं। ठीक है, बहुत सारी रेज आ रही हैं, लेकिन जो रेज मिरर पे फॉल कर रही हैं फिर वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है और वर्चुअली मीट कर रही हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहां पे तो सिर्फ पॉइंट, यहां पे ये बना हुआ है सिर्फ जो पेंसिल का पॉइंट है नीचे वाला, तो जैसे ये पॉइंट के लिए रेज यहां पे फॉल करके मीट कर रही है, सेम उसी तरीके से बॉटम के लिए, यानी एक एक पार्ट से जो है वो रेज आ रही हैं और वो यहां पे फॉल कर रही हैं और वो मीट करती चली जा रही हैं और वो इमेज को फॉर्म कर रही है एक एक पार्ट से, नॉट ओनली फ्रॉम द टिप। अंडरस्टूड?
Okay. Now coming to the next topic, and that is spherical mirrors. Spherical mirrors. ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर के लिए हम इसको एज अ मॉडल सपोज करेंगे। ये हमारा है, मान लो स्फेरिकल मिरर, ये हमारे स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर तो समझ में आ गया, लेकिन स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या हो गया? मींस द मिरर, ओके, मींस whose reflecting part, whose reflecting part, ठीक है, यानी देखो मैंने अभी इसमें से खोला था, ठीक है, अब ये पूरा एक स्फेयर है, ये क्या है? पूरा एक स्फेयर है। तो रिफ्लेक्टिंग मिरर और स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting part, whether this or this, okay, is the part of hollow sphere of glass। मतलब ग्लास का एक पूरा स्फेयर है, तो उसमें का अगर आप एक पार्ट ले लोगे तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? दैट इज स्फेरिकल मिरर। समझ में आ गया? ठीक है, सो द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ hollow sphere of glass is called spherical mirror। is called spherical mirror। ठीक है, so the part which is part of this hollow sphere of glass, okay। अब ये जो spherical mirror, ये दो टाइप का है। वन इज कॉनकेव मिरर, एंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दिस वन, सो वन इज द कॉनकेव मिरर। अब देखो ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर कौन सा कहलाएगा? कॉनकेव मिरर वो स्फेरिकल मिरर है जिसमें जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर है। देखो अब बहुत ध्यान से देखो, इसको और इसको मैच करो। देखो ये क्या है? ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो ये कॉनकेव मिरर क्यों होगा? अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये स्फेयर का सेंटर होगा, यस और नो? ये स्फेयर का सेंटर होगा, ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर कब होगा? जब इसका, क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनसाइड सरफेस, तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर, सो वो जो मिरर होगा वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर कहलाएगा। क्योंकि जब आप इसको निकालोगे, इस पार्ट को इसमें से देखो निकालोगे, ठीक है, मैं इसको घुमा देता हूं इससे ताकि आप रिलेट कर सको। ठीक है, जब इस पार्ट को आप निकालोगे तो ये जो इसका पार्ट होगा, ठीक है, ये जो इसका पार्ट होगा, दैट विल बी व्हाट? दैट इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट, और ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, तो द मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होगा? द मिरर whose reflecting surface is towards the center of the sphere of which the mirror is the part। तो वो कहलाएगा हमारा क्या? कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर,
कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर में ये जो वेक्स पार्ट है इसका, ये रिफ्लेक्टिंग है, और ये जो वेक्स पार्ट होगा, देखो ये जो वेक्स पार्ट होगा ये सेंटर से अवे होगा, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर, ओके। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा? द मिरर हुज reflecting surface is away from the center of the sphere of which mirror is the part. तो उसको हम क्या बोलेंगे? That is कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो ये जो कॉनकेव मिरर होगा ये भी स्फेयर का पार्ट होगा, ठीक है, और ये जो कॉन्वेक्स मिरर होगा ये भी स्फेयर का पार्ट होगा, ठीक है। ये इसका सेंटर होगा, तो देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर के तरफ है, और ये इसका सेंटर होगा, तो देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से दूर है, अवे है, इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। एनी डाउट इन दिस? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल इससे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब मैं टॉपिक एक स्टार्ट कर दूंगा तो बीच में रुक जाएगा, क्योंकि टाइम भी ऑलमोस्ट 5 हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मींस जनरली हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन अच्छा खासा पोर्शन कवर हो चुका आज के लिए। तो आज जो जाएगा आपको क्विज जाएगा इसी लेक्चर पे बेस्ड, रात में 11 बजे तक उसकी डेडलाइन होगी और वो आपको प्ले करना होगा, और उस क्विज में 10 क्वेश्चंस होंगे जो आज के लेक्चर पे बेस्ड होंगे। गॉट द पॉइंट? ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर्स, इनके डिफरेंट टर्म्स को समझेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, इन सारी चीजों को समझेंगे। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, लेंथ मींस फोकल लेंथ क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर का, साइन कन्वेंशन, फिर उसके बाद हम रे डायग्राम पे पहुंचेंगे इन सारे टर्म्स के बाद। Okay, any doubt, anything you want to discuss? Any query you have? अच्छा, एक और चीज बता दें, जब भी क्विज का लिंक जाएगा तो वो लिंक जो है, ठीक है, अनाउंसमेंट में जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम प्ले कर रहे हैं ना, ठीक है। अनाउंसमेंट में जाएगा, लिख के आएगा प्ले क्विज नाउ, और आगे दी होगी लिंक पूरी, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा, वहां पे आपको निक नेम डालना होगा, और वो क्या होगा, वो आप ना रियल नेम डालेंगे। उसके बाद ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अब आपको क्वेश्चन दिखेंगे और ऑप्शंस दिखेंगे, टाइमर होगा, मिनिमम 20 सेकेंड्स होते हैं, 20 सेकेंड मिलते हैं, जितनी जल्दी सही आंसर आप करेंगे उतना ज्यादा स्कोर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बकायदा पूरा लीडर बोर्ड तैयार होता है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद सबमिट कर देना है, ओके, वेरी सिंपल। चले फिर मिलते हैं कल। स्फेरिकल मिरर जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन उसी को कहते हैं, या ओके भाई, रिवीजन उसी को कहते हैं जो हमें पहले से आता है, जो नहीं आता वो तो फिर पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना। तो रिवीजन मतलब ये है जो हमें पहले से आता है उसको फिर से पढ़ना, और यही माइंड है, यही माइंडसेट होता है, और उसी में कोई भी कॉन्सेप्ट होता है वो स्ट्रांग होता है, ओके। सो मिलते हैं कल 4:15, ओके, गुड बाय।